तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है और यहाँ लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन। ठीक है, लॉगिन लिखोगे। जैसे ही इनकम टैक्स लॉगिन लिखोगे आपको देख सकते हैं eportal.incometax.gov.in ये वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको। आप सीधे जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल है, न्यू पोर्टल, वहाँ पहुँच जाओगे आप। ये इसका लॉगिन पेज है। दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके सामने इस तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ और भी भाई बंधु को जोड़े। आप चाहो तो होम पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअल में साइट क्या है। तो साइट है incometax.gov.in। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है, बस आपको इस इनकम टैक्स की साइट पे ले आएगा। तो ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। कैसे रजिस्टर्ड करना है, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे ITR को फाइल करने के लिए रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या होता है, SSC का पैन नंबर, जिसकी वो ITR फाइल कर रहा है उसका पैन नंबर ही यहाँ पे यूज़र आईडी होता है। जैसे कि चलिए मैं लिख लेता हूँ। पैन नंबर लिख लिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना होगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था तो उस समय एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं पासवर्ड को। दोस्तों ये मैंने लिख लिया पासवर्ड। यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा तुरंत मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाऊँगा, SSC के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। देख सकते हैं SSC के डैशबोर्ड पे आ गए। अभी बोलता है कि 31 मार्च 22 की, जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 को ख़त्म हुआ, असेसमेंट ईयर 22-23 की, अब आप ITR को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल नाउ का बटन दिखता है। ठीक है, इस पर क्लिक करके फाइल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल है ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर ये है। 22-23 की जो रिटर्न है वो अलाउ हो चुकी है पोर्टल पे। अब आप 22-23 असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 22-23 ले लिया, और फाइल जो करने वाले हैं वो ऑनलाइन करने वाले हैं। ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने ऑफलाइन बनाया है यूटिलिटी का यूज़ करके, तो ऑफलाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि ओरिजिनल है या रिवाइज रिटर्न है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन पे टिक कर दिया, मैं ऑनलाइन ही फाइल करने वाला हूँ। तो ऑनलाइन पे टिक करने के बाद अभी क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ITR कौन सी फाइल करने वाले हैं, ITR 1 फाइल करने वाले हैं, सैलरी पर्सन की, जिसके अंदर अदर इनकम ही डिस्कस करूँगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से या और कोई अदर इनकम है, इंटरेस्ट की, FD की, तो कैसे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं ITR 1 के अंदर। ठीक है, अभी स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, SSC पूछेगा किस टाइप का SSC है, तो ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल पे क्लिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ITR फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ITR 1। तो ITR 1 किसके लिए होता है, ITR 1 सभी इंडिविजुअल्स के लिए है जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है टोटल इनकम, और इनकम सैलरी से है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से है, और अदर सोर्सेस से है। ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपये तक है तो आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे सेम है, ITR 1 के अंदर मेरी जो इनकम है सैलरी से है, अदर सोर्स से इनकम है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, और एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम है। तो मैं यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ITR 1 को सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप बोलता है। 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, और तीसरे में वेरीफाई। इस 3 स्टेप का यूज़ करके आप अपनी ITR को सिंपली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
अब यहाँ से आपको रीज़न देना है कि ITR क्यों फाइल करना है। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है। अगर 2.5 लाख से ऊपर होती है, 2.5 लाख से ऊपर होती है तो आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट हो जाती है। हालांकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो 5 लाख तक की इनकम तक आपको रिबेट मिल जाता है। 12,500 का जो रिबेट है वो आपको मिल जाता है, लेकिन वो ITR फाइल करने पे मिलता है। रीज़न को सेलेक्ट कर लिया कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ जो डिटेल्स है वो आपकी प्री फिल्ड होती है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाम, फ़ोन नंबर, मेल ID, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पूछता है सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें तो ये है अदर्स, अदर्स ले लिया। उसके बाद है फाइलिंग सेक्शन। रिटर्न जो है वो मैं जो ड्यू डेट है उससे पहले फाइल कर रहा हूँ, इसलिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ले लिया। रिवाइज करते हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 लेते हैं। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल फाइल कर रहा हूँ वो भी ड्यू डेट से पहले, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बोलता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया है, नहीं, नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक जो हमने ले लिया रिफ़ंड के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया है। नीचे आएंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। अभी ग्रोस टोटल इनकम के बारे में पूछता है, इस पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम में कुछ इनकम हमारी प्री फिल्ड है जो ऑटोमेटिक उठाता है। दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आता है सैलरी की एग्जेम्पशन। बोलता है कि कोई आपकी सैलरी की एग्जेम्पशन है, तो मेरी यहाँ पे सैलरी की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी सैलरी की डिटेल भरेंगे, जितनी हमारी इनकम सैलरी से है उसकी डिटेल को भरेंगे। जैसे कि ग्रोस सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरी ग्रोस सैलरी है वो 1,10,000 रुपये है, वो आएगा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे मेरी ग्रोस सैलरी आएगी। तो ग्रोस सैलरी के बारे में बताएगा, ये नीचे वाली डिटेल जब भरेंगे तो उसको ऐड करके दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया ए वाला पॉइंट, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, मतलब कि जो बेसिक सैलरी है आपकी उसकी डिटेल। तो बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे 1,10,000 रुपये है, 1,10,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस होता है जो कि मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का मिल जाता है। तो 60,000 रुपये मेरी जो है वो सैलरी से हो गई इनकम। ठीक है, अभी क्या करना है, देख सकते हैं ग्रोस सैलरी कितनी हो गई, 1,10,000 रुपये। इसमें से 50,000 का डिडक्शन मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो नेट सैलरी मेरी हो गई 60,000 रुपये, मतलब कि इनकम जो सैलरी से हो गई वो 60,000 रुपये की हो गई। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरी इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो मेरी इनकम है वो रेंटल इनकम है। ठीक है, तो मैंने लेट आउट किया हुआ है। तो जो लेटेबल वैल्यू जो रिसीव कर रहा हूँ, ये जो रेंट रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, रेंटल इनकम जो रिसीव कर रहा हूँ उसको यहाँ लिखना होगा। तो लगभग मैं यहाँ पे 24,000 रुपये साल का रिसीव करता हूँ, ये मैंने लिख दिया। इसमें भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 30% का आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिल गया। एक्चुअली 24,000 है, ये 2,40,000 हो गया है। ठीक है, तो 24,000 रुपये में से 7200 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। ठीक है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इसका। तो जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई वो 16,800 की हो गई है। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारी इनकम हो गई,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। इसके अलावा बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी मेरी इनकम है। देख सकते हैं ये पहले से ऑटोमेटिक उठ रहा है। ये कहाँ से आता है? ये हमारे AIS और ये हमारे AIS से उठ के आ रहा है। तो जब भी अपनी ITR को फाइल करें तो सबसे पहले अपना AIS और 26AS ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने सैलरी की डिटेल और हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल भर दी है। अब मैं अपना 26AS और AIS दोनों चेक करूँगा। तो कहाँ से दिखेगा? ये सर्विस में आएंगे। सर्विस में आने के बाद सबसे पहले मैं AIS पे आता हूँ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो AIS के अंदर डिटेल्स आ जाएगी मेरी सारी कि मैंने कितनी कितनी इनकम रिसीव करी है। देख सकते हैं AIS पे क्लिक किया, यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है। यहाँ से मैंने क्लिक किया। यहाँ से क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बोलता है कि इंटरेस्ट डिपॉजिट से रिसीव हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर 2479 रुपये का इंटरेस्ट, 2479 का इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया है पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो भी आपकी इनकम की डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी TDS कटा होगा, TDS एंड TCS कटा होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, SFT इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी अगर SFT इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपने टैक्स की कोई पेमेंट करी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन, डिमांड एंड रिफंड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगी। तो जब भी आप ITR फाइल करें अपने AIS को ज़रूर देखें। इसी प्रकार से आपको क्या करना होता है, फॉर्म 26AS देखना होता है। वो कैसे चेक करते हैं? हाँ, ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे और देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपको फॉर्म 26AS यहाँ दिखेगा। एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देख सकते हैं व्यू 26AS, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये ट्रेसेस की साइट पे चेक होता है। यहाँ से आप असेसमेंट ईयर लेंगे, असेसमेंट ईयर 22-23 है। ठीक है, HTML पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो जो इसका PDF है फॉर्म 26AS का वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है, फॉर्म 26AS और AIS दोनों ही आपको चेक कर लेना है कि क्या मेरी कोई अदर इनकम तो नहीं आ रही है फॉर्म 26AS के अंदर, या कोई TDS तो नहीं है। TDS की डिटेल, TCS की डिटेल या कोई भी अदर इनकम की डिटेल आपको फॉर्म 26AS के अंदर दिख जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2479 का, उसकी इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अगर कोई यहाँ पे TDS या TCS से डिडक्ट हुआ होता तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाती। इस तरह की मेरी कोई भी डिटेल नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हम रिटर्न फॉर्म पे आ जाते हैं। हमने दोनों ही चेक कर लिया। यहाँ पे मैंने इनकम दे दी, यहाँ पे मैंने इनकम की डिटेल दे दी। सैलरी से 1,10,000 की सैलरी इनकम, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और नेट जो इनकम हो गई सैलरी से वो 60,000 की। हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट रिसीव कर रहा हूँ 24,000 रुपये रिसीव कर रहा हूँ साल का, जिसके अंदर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन 7200 मिल गया मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 16,800 जो रेंटल इनकम है वो रिसीव हुई है मेरी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करें तो जो अदर सोर्सेज से इनकम रिसीव हो रही है उसकी डिटेल जाती है। जैसे कि ये देख सकते हैं, आप चाहे तो इस पर क्लिक करके एडिट वाले बटन पर जाके एडिट कर सकते हैं। मैं लेकिन इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। इसके अलावा और कोई अदर इनकम है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड अदर इनकम पे क्लिक करके इसके अलावा मेरी जो अदर इनकम है वो मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ये तो जो इंटरेस्ट था वो FDR के ऊपर था। ठीक है, जो मैंने FD डिपॉजिट करा रखा है 2479 का। अभी इसके अलावा जो मेरा इंटरेस्ट है ये देख सकते हैं, ये FDR के ऊपर है, जो बैंक में FDR है डिपॉजिट्स है उसके ऊपर है। इसके अलावा जो इनकम है उसकी डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि क्या इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट का कोई इंटरेस्ट है? यस पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी है मेरा इसके अंदर। तो ये कितना है, लगभग मेरा इसके अंदर जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का वो 4500 रुपये का है। इंटरेस्ट जो है वो PPF से भी रिसीव हुआ है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड से। तो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड अगर है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, उसका अगर आपको रिसीव हुआ है। तो मेरी यहाँ पे इनकम है PPF वाली, वो 1,000 रुपये की है।
इसके अलावा और कोई अदर इनकम है जैसे कि फैमिली पेंशन इनकम, कोई भी एनी अदर इनकम है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई डिविडेंड इनकम है उसकी डिटेल दे सकते हैं, यस करके आपको डिटेल भरनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अदर इनकम की डिटेल को फिल कर दिया है हमने। ये मेरी होगी टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, कितनी हो गई, वो हो गई, ये हो गया 7979 का। अभी क्या करना है, अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है, या कोई भी अदर इनकम जो कि एग्जाम्प्ट है आपका इनकम टैक्स के अंदर, उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है मेरी। कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दो स्टेप को हमने फॉलो कर लिया। तीसरा स्टेप है डिडक्शंस का। यहाँ हमें अपनी डिडक्शंस को देना होता है। ठीक है, अब डिडक्शंस के अंदर बात करते हैं कि कोई भी डोनेशन आपने पे किया है उसका कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है तो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80G का आपका कोई डिडक्शन है, 80GG का, तो उसका क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बोलता है कि अगर आपने ATC में इन्वेस्टमेंट करी है, ATC का कोई डिडक्शन है, जैसे कि आपने LIC लिया है, ठीक है, PF का डिडक्शन है, म्यूचुअल फंड का है, या ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, या फिक्स डिपॉजिट है 5 ईयर वाली, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसका आप डिडक्शन ATC में ले सकते हैं। यस है, ATC का डिडक्शन है। तो ATC का डिडक्शन आपका कितना है, तो मेरा जो ATC का डिडक्शन है LIC, PPF फंड, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फ़ी, इन सब का मिला के टोटल डिडक्शन 19,000 का है। तो मैं यहाँ पे 19,000 ATC के अंदर लिख दिया मैंने। ATC के अंदर डिडक्शन जो है, ATC के अंदर 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख तक इसके अंदर अलाउ है। इसके अलावा 80CC के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन किया पेंशन स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसकी डिटेल देके आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। 80D का है कोई डिडक्शन, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो मेरे पास है 80D का, मैंने ये लिख दिया। अब शेड्यूल 80D बोलता है कि भरना पड़ेगा, वो आगे आएगी, टेबल बताऊंगा भरने के लिए। इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन है दे सकते हैं। 80TTA का डिडक्शन है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। हाँ है, वो है हमारा यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट भरा है, इसको भी आगे देना पड़ेगा डिटेल। ठीक है, अभी क्या करना है, कोई और अदर डिडक्शन है आपका तो यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी 2 टेबल हमारी रहेगी भरने के लिए, 80D वाली डिटेल और 80TTA वाली जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन किया है उसकी डिटेल। वो आगे आएगी, डिटेल बताऊंगा कैसे भरना होगा। अभी तक हमें 19,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल गया है, ये हमारा ATC के हिसाब से है। 80D की बात करूं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। 80D के अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन है उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे हम। तो यहाँ बोलता है कि क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीज़न हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिडक्शन है उसकी डिटेल देनी होती है। तो सेल्फ एंड फैमिली का है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस जो मैंने करा रखा है वो 12,000 रुपये का है। ठीक है, ये दे दिया मैंने इसकी डिटेल। अगर सेल्फ और फैमिली का है इंक्लूडिंग सीनियर सिटीज़न है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने नो कर दिया। अगर सीनियर सिटीज़न होता यस करता तो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न वाली डिटेल को भी भर के, फैमिली में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है उसका भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो उसका प्रीमियम का भी क्लेम ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है मेरे पास। अभी सेव पे क्लिक किया, 80D का डिडक्शन 12,000 मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर है 80TTA का डिडक्शन है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे। 80TTA के अंदर किसका डिडक्शन है, इंटरेस्ट का है। जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ उसका डिडक्शन मिल जाता है हमें 4500 रुपये का। तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। तो कितना है दोस्तों, इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर अर्न कर रहे हैं वो 4500 रुपये। तो 4500 रुपये का डिडक्शन हमें यहाँ मिल जाएगा। क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है।
ध्यान रखना, सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपको अदर इनकम में दिखाना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, डिडक्शन ले लिया हमने सभी, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जो टोटल डिडक्शन है वो 35,500 का है, जो मुझे मिल चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं 35,500 का डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम मेरी ये हो गई। अभी डिडक्शन इसमें से लेस होने के बाद जो नेट टोटल इनकम है वो निकल के आएगी। दोस्तों यहाँ पे आता है टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में, जो हमने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आती है। जैसे अगर आपने टीडीएस भी आपका कटा है तो वो भी टैक्स पेड माना जाता है। टीडीएस या टीसीएस कुछ भी कटा है, या आपने एडवांस टैक्स पे किया है, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो टैक्स पेड के अंदर उसकी डिटेल आएगी। ठीक है, उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आपका पता चलेगा कि डिडक्शन लेस होने के बाद कितनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी है, क्या मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर डिटेल आ जाएगी। देख सकते हैं ये मेरी इनकम आ गई टोटल, इसमें ये डिडक्शन लेस हो गया। नेट जो नेट टोटल इनकम होगी वो ये हो गई 49,280 की। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट या लेट फी कुछ भी नहीं बना, ना ही मेरा कोई टैक्स बना है, ना इंटरेस्ट बना है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारी ITR-1 कंप्लीट हो गई है, फाइलिंग के लिए रेडी है। अभी क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा, जो अपने फाइल किया है, जो हमने डिटेल भरी है। ठीक है, SSC का नाम, फादर नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। रिटर्न का जो फॉर्म है वो आ जाएगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो फॉर्म का फॉर्मेट है, देख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म आ गई हमारी ITR का फॉर्मेट, असेसमेंट ईयर 22-23 की। ये बेसिक डिटेल, उसके बाद नीचे हमारी इनकम की डिटेल, सैलरी से, अदर सोर्स से इनकम और डिडक्शंस की डिटेल्स है, टैक्स पे जो कि हमने किया है और जो हमारा पेबल बना है उसकी डिटेल। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये आपकी ITR को चेक करेगा क्या आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं भरी है। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारी ITR के अंदर डिटेल सब ओके है, इसको हम सबमिट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। अभी आपका वेरिफिकेशन होगा, E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं OTP का यूज़ करके। ठीक है, आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है तो उस पर OTP आएगा, उसके ज़रिए कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के जरिए आप E-वेरीफाई कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। E-वेरीफाई करने के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप DSC का यूज़ कर सकते हैं, आधार OTP का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार OTP ले रहा हूँ, इस पर क्लिक कर दिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, एग्री पे क्लिक कर दूंगा, जनरेट OTP पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ बोलता है कि जो आधार नंबर हमने भरा है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जो वेरीफाई करने का तरीका है मैंने आपको सेम बता दिया। जनरेट पे क्लिक करके OTP आएगा, OTP भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मेरे केस में क्या है, आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, तो मैं इसको साइन करके भेजूंगा बेंगलुरु CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साइन करके बाय पोस्ट भेजूंगा। वेरीफाई वाया ITR-5 के ज़रिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको आपको क्या करना होगा, साइन करके बेंगलुरु CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजना होगा। स्पीड पोस्ट के ज़रिए या नॉर्मल पोस्ट के ज़रिए भेज सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, रिटर्न हमारी सबमिट हो जाएगी। अब जो फॉर्म निकलेगा उस फॉर्म को साइन करके देख सकते हैं इस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ पे एड्रेस की डिटेल भी आ रही है, हालांकि आपकी ITR के अंदर भी डिटेल होती है कि कौन से एड्रेस पे भेजना होता है। ITR हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, बस आपको साइन करके यहाँ भेजना होगा। अगर आपका आधार OTP से या E-वेरीफाई नहीं होता है तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, इसलिए। चाहे तो आप फ़ोन नंबर लिंक करा के 120 दिन के अंदर आप करा सकते हैं वेरीफाई, लेकिन मैं यहाँ पे साइन करके भेज रहा हूँ। अभी डाउनलोड रिसीट्स पे क्लिक करेंगे, ITR हमारी फाइल हो गई है, इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स जो है वो यहाँ पे आ गई, ये देख सकते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स है। बस साइन करके बेंगलोर CPC भेजना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस की डिटेल है, इसी एड्रेस पे आपको बस भेजना होगा। तो दोस्तों ऐसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ITR को फाइल करना है।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।